हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। सुक्खू मंत्रिमंडल की बैठक 5 अप्रैल को बुलाई गई है। प्रदेश सचिवालय शिमला में इस बैठक का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज केरला के कराची से 3 बड़े आदेश जारी किए, जिसमें एक आदेश कैबिनेट की बैठक को बुलाए जाने का था। यह बैठक दोपहर 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुलाई जाएगी, क्योंकि 4 तारीख यानी कल मुख्यमंत्री कल केरला से वापस दिल्ली लौटेंगे। नाइट हाल्ट उनका दिल्ली में होगा और इसके बाद दिल्ली से सीधे चौपर के माध्यम से शिमला आएंगे और शिमला पहुंचते ही सीधे कैबिनेट की बैठक का हिस्सा बनेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले होने, यानी शनिवार के दिन जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की महत्वपूर्ण बजट घोषणाओं को कैबिनेट में लाया जाएगा, जिसमें कई तरह की आम जनता से जुड़ी घोषणाएं हैं। जिस तरह से स्टील इंडस्ट्री, बिजली से जुड़ी घोषणाएं, इंडस्ट्री से जुड़ी घोषणाएं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई घोषणाएं हैं। कई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट को इस कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। साथ ही 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़ी घोषणा कर सकते हैं और इसे लेकर कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट की मोहर लग सकती है। हिमाचल प्रदेश में 15% बस किराए बढ़ोतरी का प्रस्ताव पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। पहले दिल्ली चुनाव थे, फिर हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से बजट सत्र आ गया, उसके बाद बजट सत्र के बाद सरकार इस फैसले को लागू करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि 2 महीने पहले मुख्यमंत्री ने इस बस किराए बढ़ोतरी के प्रस्ताव को वापस लौटा दिया था और कहा था कि एचआरटीसी अपने स्तर पर इसका फैसला ले, लेकिन किराया न केवल एचआरटीसी की बसों में बढ़ेगा बल्कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की बस किराए में वृद्धि भी होगी। इसे लेकर अब एक बार फिर एचआरटीसी ने इसका एजेंडा पिछली कैबिनेट में भेजा था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहकर इस एजेंडे को रोक दिया था कि अगली जब भी बैठक अप्रैल के पहले सप्ताह होगी फिर इस एजेंडे को आप कैबिनेट में लाइए। और अब हिमाचल प्रदेश में बस किराया 15% बढ़ाने पर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और इस फैसले को लेकर कैबिनेट की मोहर लगने की प्रबल संभावना है, पूरी संभावना बन चुकी है। इसके अलावा बस किराया, न्यूनतम बस किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को बस किराए में 50% किराया छूट के फैसले को भी कैबिनेट रिव्यू करेगा। यह देखना है कि मंत्रिमंडल इसमें क्या बदलाव करता है, क्योंकि सरकार ने यह मन बना लिया है कि हिमाचल प्रदेश में 50% बस किराए की छूट उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जो गरीबी रेखा से नीचे रह रही हैं, या असल में जो महिलाएं वाकई बस किराया छूट की हकदार है, जिसमें विडो हैं, अपाहिज हैं, अपंग हैं, बीपीएल से जुड़े परिवार की महिलाएं हैं। यानी अब कर्मचारी महिलाओं को बस किराए की छूट से बाहर करने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है, लेकिन इसकी आधिकारिक इस पर ठप्पा लगेगा, वो मंत्रिमंडल की बैठक में लगेगा। इसके चलते यह फैसला लिया गया, इन तमाम मुद्दों को मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। परसों शनिवार 5 तारीख को जब कैबिनेट की बैठक होगी तो ये बड़े फैसले होंगे। 15% बस किराए बढ़ोतरी का फैसला होगा, न्यूनतम बस किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने का फैसला होगा। इसके अलावा 50% महिलाओं के बस किराए छूट के फैसले को रिव्यू कर सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में बस किराए की छूट दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में एम-फॉर्म की बजाय सीधे डिपार्टमेंट को यह शक्तियां प्रदान कर दी जाएगी कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार रॉयल्टी को काट लिया जाए। हम एम-फॉर्म को लेकर सरकार को यह शिकायत मिली है कि स्टोन क्रशर मालिक हिमाचल प्रदेश में चांदी कूट रहे हैं, ठेकेदारों से मोटी कमाई कर रहे हैं। उन्हें चाहे रेता बजरी दे ना दे, लेकिन उनसे मोटे दाम वसूल कर उन्हें फर्जी एम-फॉर्म इशू जारी कर रहे हैं। इसके चलते सरकार को यह सूचना इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले कि सरकारी खजाने को भी चपत लग रही है और प्रदेश के चाहे वो ग्राम पंचायतों के काम हो, कंस्ट्रक्शन के अदर्स डिपार्टमेंट के सरकारी काम हो, उनमें एम-फॉर्म के इस्तेमाल से जो धनाढ्य हैं, जो माइनिंग से जुड़े लोग हैं, स्टोन क्रशर मालिक हैं, वो मोटी चांदी तो कूट रहे हैं, लेकिन सरकार को खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इलीगल माइनिंग को लेकर भी स्पष्ट हो चुका है कि लोग अभी गाहे बगाहे में इलीगल माइनिंग करके स्टोन क्रशर मालिकों से एम-फॉर्म जारी कर लेते हैं। इसके लिए सरकार ने यह तय किया है कि अब
एम फॉर्म की जगह पर सीधे डिपार्टमेंट को यह डायरेक्शन जारी कर दी जाएगी कि मेजरमेंट बुक करने के दौरान एमबी में जब बिल चढ़ाया जाएगा तो उसमें रॉयल्टी की डिडक्शन कर ली जाए, रॉयल्टी की कटौती कर ली जाए और एम फॉर्म की शर्त को हटा दिया जाए। इस पूरे प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की बैठक में मोहर लगेगी। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को, इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि राज्य की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए हम देंगे और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हालांकि डोडरा क्वार से कर चुके हैं। पहले स्पीति से हुई, फिर डोडरा क्वार से हुई, कुपवी से हुई, लेकिन अब भरमौर पांगी की महिलाओं को भी, सभी भरमौर पांगी की करीब 6000 महिलाओं की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसकी पहचान की, आइडेंटिफाई की है कि भरमौर पांगी में 6000 महिलाएं हैं जो कि पात्र इस 1500 रुपए की पेंशन के लिए मानी गई है। अब इन भरमौर पांगी की महिलाओं को भी 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का ऐलान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज केरला के कोच्चि में मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, उन्हें ऑब्जर्वर बनाकर केरला भेजा गया है। मई 2026 में होने वाले केरल के विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री जनता की नब्ज टिटोल रहे हैं और वहां पे जिताऊ प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने संगठन के नेताओं से बात की, चर्चा की, बैठक की और इसी बैठक के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़े 3 बड़े फैसले लिए, जिसमें उनका बड़ा आदेश मंत्रिमंडल की कैबिनेट को बुलाए जाने था। दूसरा, मुख्यमंत्री ने अपने देशों में कहा कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कम से कम हफ्ते में 2 दिन हर एक मंत्री अपनी उपस्थिति सचिवालय में मौजूद कराए और सचिवालय में बैठकर अपने विभागों के सरकारी कामकाज को निपटाए और आम जनता की समस्याओं का भी निपटारा करे। खासकर जब मुख्यमंत्री प्रवास पर होते हैं तो ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर अपना ज्यादा से ज्यादा समय जनता के लिए दें, सरकारी कामकाज के लिए दें, सचिवालय में मौजूद रहे, क्योंकि यह सूचना आ रही है कि जब मुख्यमंत्री प्रवास पर जाते हैं तो शिमला में मंत्री नहीं होते। इसके चलते ब्यूरोक्रेट्स भी यहां से चले जाते हैं, छुट्टी चले जाते हैं और मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में शिमला सचिवालय पूरी तरह से सूना हो जाता, सरकारी दफ्तर खाली हो जाते हैं। इसी पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन मिनिस्टर सचिवालय में बैठे, बाकी दिन प्रदेश के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में, अपने चुनाव क्षेत्रों में जनता के साथ बिताएं, क्योंकि पिछले कल पूरा दिन प्रदेश सचिवालय में कर्नल धनीराम शांडिल मौजूद थे। आज विक्रमादित्य सिंह सचिवालय में बैठे रहे। बाकी अधिकतर मंत्री मुख्यमंत्री समेत अपने प्रवास पर थे, अपने विधानसभा क्षेत्रों तथा अन्य अपने कार्यक्रमों पर, उसमें सरकारी कार्यक्रम थे, बैठकें थी, लेकिन सचिवालय से बाहर थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को केंद्रीय हाईकमान ने ऑब्जर्वर बनाकर केरला भेजा है और इसी कड़ी में उन्होंने आज ये बड़े आदेश जारी किए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपनी रवानगी से पहले ये देखा कि बार बार उनके मूवमेंट पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता। शिमला में ट्रैफिक को रोकने से कम शिमला पुलिस आधा पौना घंटा ट्रैफिक को रोक देती है, जिससे मुख्यमंत्री का काफिला निकलने से आधा पौना घंटा पहले और मुख्यमंत्री के जाने से 10-15 मिनट बाद तक ट्रैफिक को दोनों एंड पर रोका जाता, जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही थी, स्कूल के बच्चों को परेशानी हो रही थी। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एसपी शिमला संजीव गांधी को यह कड़े निर्देश जारी किए हैं कि चीफ मिनिस्टर की मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक को बिल्कुल ना रोका जाए। उन्होंने कहा कि जब कारकेट वहां से गुजरता है, जब मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है, उससे पहले और उसके बाद ट्रैफिक को बिल्कुल ना रोका जाए। मुख्यमंत्री के काफिले वीवीआईपी मूवमेंट से 2-4 मिनट पहले ही ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। ऐसा बिल्कुल ना किया जाए कि 10 से 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक आम राहगीरों को रोक दें, आवाजाही को रोक दें, ट्रैफिक का चक्का जाम कर दें। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी सूरत में, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की खासकर मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक को बेवजह शिमला में ना रोका जाए। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए जब काफिला जिस जगह से गुजरता है वहां पर ही गाड़ियों को थोड़ा सा साइड में किया जाए। बाकी गाड़ियों को लंबे समय तक रोकने पर उन्होंने कहा कि आगे से मेरे ध्यान में आया, मेरे संज्ञान में आया तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी।
प्रदेश सरकार दिव्यांगों के लिए एक साथ सभी पदों को भरने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को सभी दिव्यांग संघों के प्रमुखों को बैठक के लिए बुलाया है। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। दिव्यांग कोटे के तहत खाली पदों का ब्यौरा इस बैठक में रखने के निर्देश जारी किए हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो विभाग से अगर दिव्यांग कोटे के खाली सभी पदों का बैकलॉग आ जाता है तो दिव्यांगों के लिए भर्ती मेला भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी दिव्यांगों को शैक्षणिक योग्यता के तहत नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें, दृष्टिहीन संघों ने सरकार को सभी विभागों से आरटीआई प्राप्त की है और इसकी कॉपी अब सरकार को सबमिट कर दी गई है, जिसमें कहा गया कि वर्ष 1995 से लेकर अभी तक दिव्यांग कोटे के 900 पदों पर भर्ती नहीं की गई। सचिव ने विभागों से पूरा रिकॉर्ड अब तलब कर लिया है और इस आधार पर सभी डिपार्टमेंट इन संघों के प्रमुखों को बुलाया गया ताकि बातचीत के बाद इनकी भर्ती का रास्ता साफ हो सके। सिंगापुर के बाद अब शिक्षाविद गुजरात के शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे हैं। समग्र शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षक व गैर शिक्षकों की सूची जारी कर दी है, वहीं इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें समग्र शिक्षा की तरफ से 60 लोगों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें जेबीटी, ईसीसी और क्लर्क स्टाफ शामिल किया जाएगा। 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक शिक्षकों का यह विजिट रहेगा। इसके लिए लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। 18 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट से पूरा स्टाफ गुजरात के लिए उड़ान भरेगा। इससे पहले बोर्ड परीक्षाओं के चलते ये टूर कुछ समय के लिए टाल दिया गया था, लेकिन अब इस टूर को हरी झंडी प्रदान कर दी है। जाहिर तौर पर इससे पहले भी शिक्षकों को सिंगापुर टूर पर और कंबोडिया के टूर पर भेजा गया था। एक्सपोजर विजिट के चलते अब शिक्षकों को यह बार बार सरकार बाहर भेजने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश के उन तमाम शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ है जो लंबे समय से, क्योंकि लंबा समय इसलिए कहेंगे कि पिछली सरकार से उन्हें इंतजार था कि उन्हें स्कूल न्यू प्रवक्ता की पोस्टिंग मिल जाए। कई बार उन्होंने सरकार से डिमांड की और लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। 1 साल से लगातार इस बात को सरकार के समक्ष रख रहे थे। अंततः सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 417 स्कूल न्यू प्रवक्ता आज दे दिए। अब स्कूलों में लेक्चरर के खाली पदों को सरकार भरेगी। सरकार के आदेशों पर शिक्षा विभाग ने विभिन्न विषय के स्कूल न्यू प्रवक्ताओं को नियुक्तियां प्रदान कर दी हैं। इसके तहत पोल साइंस सब्जेक्ट के 91, हिस्ट्री के 114, अंग्रेजी के 63, इकोनॉमिक्स के 17, केमिस्ट्री के 29, बायोलॉजी के 9, मैथमेटिक्स के 42 प्रवक्ता स्कूल न्यू को नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा कॉमर्स के 47 स्कूल प्रवक्ताओं को पोस्टिंग दी गई है। इसी के साथ एक्स सर्विसमैन कोटे के 5 न्यू प्रवक्ताओं को नियुक्ति दी गई है। शिक्षा विभाग 5 दिन के भीतर नए नियुक्ति प्रवक्ताओं से ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी मांगी गई। उन्हें कहा गया कि अपने स्टेशन पर जाएं और ज्वाइनिंग प्रदान करें। और इसमें सरकार ने एक मैकेनिज्म बनाया है, जहां छात्रों की संख्या अधिक है उन स्कूलों में इन टीचर्स को भेजा गया है और जहां पर छात्रों की संख्या कम है जाहिर तौर पर सरकार उन स्कूलों को बंद करने का प्रयास करेगी। और ये जो कैबिनेट की बैठक आने वाली है, इसमें मर्जिंग का फैसला भी हो सकता है, क्योंकि सरकार का कुछ समय के लिए स्कूल कॉलेज के मर्जिंग का फैसला रुक गया था। लेकिन ये जो 5 अप्रैल की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, इसमें स्कूल कॉलेज के मर्जिंग का फैसला भी हो सकता है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में युक्तिकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। आज मंडी जिला में 20 या उससे कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों में 26 जेबीटी शिक्षकों को अन्य स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया है। इस संबंध में उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी की ओर से कार्यालय आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये ऐसे स्कूल हैं जिनमें 3 या इससे अधिक टीचर्स थे, लेकिन बच्चों की, स्टूडेंट्स की संख्या कम थी। विभाग के अनुसार छात्रों की शैक्षणिक प्रगति में और व्यवधान को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से तबादला आदेश जारी किए हैं और इन सभी अध्यापकों को तुरंत प्रभाव से अपने नए पोस्टिंग स्थान पर इन्हें अपनी ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार 900 करोड़ रुपए का और कर्ज लेगी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए। यह पहला कर्ज होगा। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। ऋण 10 साल की अवधि यानी 4 अप्रैल 2035 तक चुकता करना होगा। सचिव वित्त विभाग अभिषेक जैन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया कि यह ऋण हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिन्हें इस 31 मार्च से पहले जिनकी अदायगी नहीं हो पाई है, उनके लिए अच्छी खबर है कि 900 करोड़ सरकार की ट्रेजरी में आ जाएगा और उनकी पेंडेंसी को लेकर क्लियरेंस मिलने की संभावना यहां पर दिखने लगी है।
मंडी से सांसद कंगना रनौत पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कंगना को सांसद बने हुए 1 साल हो गया, मगर वह सांसद बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 बार नजर आई है। एक बार कंगना रनौत मनाली में अपना निजी रेस्टोरेंट खोलने के लिए पहुंची थी और दूसरी बार एक मीटिंग में नजर आई थी। ये आरोप हम नहीं बल्कि विक्रमादित्य सिंह लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंगना ने मंडी की जनता को दर्शन नहीं दिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी में 11 महीने देरी के बाद जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समितियां की डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया, जबकि किसी भी लोकसभा के विकास की रेखा दिशा कमेटी में तय की जाती है। हर जिला में सांसद की दिशा कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता सांसद करती है, लेकिन कंगना रनौत नजर नहीं आई। मंडी संसदीय क्षेत्र में मंडी के अलावा कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसके चलते उन्होंने कहा कि इन सभी जिलों की सांसद की अध्यक्षता दिशा कमेटी की मीटिंग में एमपी द्वारा की जाती है। सांसद निधि का पैसा कहां खर्च होना है, ये दिशा कमेटी तय करती है। उन्होंने कहा कि कंगना के पास दिशा की महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल होने तक का समय नहीं है, जबकि सांसद ही दिशा कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता सांसद द्वारा हर जिलों में की जाती है। वहीं वक्फ बोर्ड पर भी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने खुलकर अपनी बात रखी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सभी चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ हो। इसमें बहुत सी विरोधाभासी चीजें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा जो बातें कांग्रेस और दूसरे दलों ने रखी है उस पर भी सरकार को मंथन करना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपए केंद्र ने स्वीकृत किया और इससे प्रदेश में विकास किया जाएगा। चंबा जिला के पठानकोट ब्रह्मोर नेशनल हाईवे स्थित लूना पुल पर आधी रात को हुए भीषण अग्निकांड में 4 दुकानों समेत माल वाहक वाहन जलकर राख हो गए। इससे प्रभावितों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया। बीती रात के समय अचानक दुकानों से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग भीषण रूप धारण कर लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए। साथ ही अग्निशमन विभाग को भी इस बारे में सूचना प्रदान कर दी, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और लाखों का नुकसान हो चुका था। ऑनलाइन नशीली दवाएं मंगवाकर युवाओं को बेचने वाले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पर्दाफाश किया है। पुलिस को साथ लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डलहौजी में एक व्यक्ति को पकड़ा, जबकि उसके मोबाइल की जांच की तो उसमें भारी मात्रा में ऑनलाइन नशीली दवाएं चंबा मंगवाने के सबूत मिले। यह व्यक्ति पिछले काफी समय से ऑनलाइन नशीली दवाएं मंगवा रहा था। इसका इस्तेमाल नशे में किया जा रहा था। टीम ने जब उसके मोबाइल की गहनता से जांच की तो उसमें ऑनलाइन दवाई बेचने वाली लगभग सभी फार्मेसी कंपनियों से नशीली दवाई मंगवाने के सबूत मिले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसके मोबाइल और उसमें दिए दवा कंपनियों का पूरा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है। अब इन दवा कंपनियों से भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संपर्क साधने शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति नशीली दवाएं ऑनलाइन मंगवाने के लिए डॉक्टर की पर्ची का इस्तेमाल भी करता था, यानी कि इसकी साठगांठ डॉक्टरों के साथ भी थी। स्वास्थ्य विभाग को इस व्यक्ति के बारे में पहले से गुप्त सूचना थी। सहायक राज्य दवा नियंत्रक निशांत शरीर ने बताया कि ऑनलाइन नशीली दवा मंगवाने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर जिला के चमनेड़ गांव में बीती रात एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। हमलावरों ने रात को उस समय इस वारदात को अंजाम दिया जब विद्याधर अपने घर पर सोया था। हमले में विद्याधर को शरीर पर कई हिस्सों में चोटें लगी हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। हमलावर सीसीटीवी फुटेज में भागते हुए साफ देखा जा सकता, लेकिन फुटेज में युवकों का चेहरा साफ से नहीं दिख रहा। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पीड़ित बुरी तरह से खून से लथपथ दिख रहा है। घायल को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की तह तक जांच में जुट गई है। कांगड़ा जिला में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में एक महिला जिसका नाम दिल बीरो है, उसे न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। नशा तस्कर पाई गई इस महिला का पूरा परिवार भी तस्करी में शामिल था और चिट्टे का धंधा करता था, यानी कि ये पूरा इस महिला का पूरा परिवार चिट्टे के इस धंधे में शामिल था और हिमाचल प्रदेश में नशे की तस्करी कर रहा था, नशे की खेप पहुंचा रहा था। महिला के
रिहायशी मकान से पुलिस ने 30 मई 2017 को चिट्टा और 3,500 रुपए कैश बरामद किया था। दोषी पाई गई महिला नशा तस्कर के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम में 5 मामलों में आरोपी थी, जो कि विभिन्न अदालतों में विचाराधीन थे। महिला तस्कर के परिवार के लोग भी पीछे नहीं थे। इस महिला पर 5 तस्करी के मामले थे। तो परिवार की देखें तो परिवार पर भी 22 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे पूरे परिवार से, जिसमें पति है, बच्चे हैं, बेटे हैं, उन पर भी कुल 22 मामले नशा तस्करी के दर्ज किए गए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि इस महिला तस्कर परिवार के सदस्यों में बेटे मिथुन के खिलाफ, अकेले मिथुन के खिलाफ 14 मामले तस्करी के शामिल थे। मिथुन की पत्नी पर 2 मामले नशा तस्करी के दर्ज थे, जबकि दूसरे बेटे गोविंदा के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए थे। महिला के पति अजय कुमार के साथ दोनों बेटियों के खिलाफ भी मादक द्रव्य अधिनियम में एक केस दर्ज है। यानी पूरे परिवार के 5-6 सदस्यों में कोई भी ऐसा परिवार का व्यक्ति नहीं था जिसे नशा तस्करी करते हुए, नशा बेचते हुए, अवैध नशे के कारोबार में रंगे हाथों ना पकड़ा गया हो। इसी के चलते अदालत ने इस पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद इस महिला को दोषी मानते हुए 10 साल का कठोर कारावास सुनाते हुए जेल भेज दिया। और अब परिवार के दूसरे सदस्यों पर, जो कि विभिन्न थानों में केस चल रहे हैं, उनमें भी अब ये उम्मीद जगी है कि कोर्ट से फैसले आएंगे। श्री नैना देवी मंदिर में चढ़ावे की चोरी का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। मंदिर न्यास का ही कर्मचारी, जो कि मंदिर का ट्रस्ट का कर्मचारी है, वो ही चोर निकला। चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मंदिर न्यास परिसर में पहले से कुछ कर्मचारियों को आरोपी पर संदेह था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंदिर के सारे कर्मचारी संदिग्ध थे। मंदिर में निष्ठावान ईमानदार कर्मचारी भी हैं और उन्हें शक था कि ये कर्मचारी चोरी कर सकता है, और इन्हीं कर्मचारियों ने संदेह के आधार पर इसका भंडाफोड़ किया है। जब उन्होंने उसे दान पात्र से पैसे निकालकर अपनी जेब में डालते हुए देखा तो तुरंत टेंपल ऑफिसर को बुला लिया, उन्हें सूचित कर दिया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारी की तलाशी ली। उसके पास 1500 रुपए नगद और 2 अमेरिकी डॉलर बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कर लिया। यह बड़े दुख की बात है कि मंदिर का कर्मचारी, जो कि न्यास का कर्मचारी है, कर्मचारी वहां पर चोर निकला। वही चढ़ावे के पैसे को चुराता था। लंबे समय से यह संदेह था, शक था, अब उसे रंगे हाथों वहां पर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। बिमल नेगी आत्महत्या मामले की बात करें तो इस मामले को लेकर एसीएस ओंकार शर्मा, जिन्हें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जिम्मा सुक्खू सरकार ने सौंपा है, 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। आज ओंकार शर्मा की जांच कमेटी के सामने हरिकेश मीणा आईएएस अधिकारी उपस्थित हुए और करीब 2 घंटे तक उनके बयान कलमबंद किए गए। इस पूछताछ में हरिकेश मीणा ने जांच कमेटी को बताया गया कि इस पूरे मामले में उन्हें फंसाया गया है, उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वे एक निष्ठावान अधिकारी के तहत सिर्फ सरकारी कामकाज के लिए सभी को बोलते हैं और ये उनका नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है। हरिकेश मीणा ने यह भी कहा कि वे किसी भी अधिकारी कर्मचारी से अपना निजी काम नहीं करवाते थे, सिर्फ वही काम किया जाता था जो कि सरकारी कामकाज के अधीन आता है। और इसी के लिए ना तो उन्होंने बिमल नेगी साहब को कभी परेशान किया, ना दूसरे कर्मचारियों को, अधिकारियों को उन्होंने परेशान किया। हरिकेश मीणा ने जांच कमेटी के सामने यह भी कहा कि मुझे यह समझ नहीं आ रही कि इस पूरे मामले में मुझे क्यों लपेटा जा रहा, मुझे क्यों खींचा जा रहा है। जबकि एक अन्य आईएएस अधिकारी को भी जांच कमेटी ने तलब किया, उन पर लगे आरोपों को लेकर एक सवाल उनसे पूछा और उनके बयान करीब 1.5 घंटे तक कलमबंद किए गए। इसके अलावा ओंकार शर्मा की जांच कमेटी ने पुलिस की जांच, जो पूरे इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि ये अलग-अलग मामला है। ओंकार शर्मा की कमेटी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर रही है, जबकि दूसरे मामले की, जो कि पुलिस का केस एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें पुलिस जांच कर रही है। तो आज ओंकार शर्मा की जांच कमेटी ने पुलिस के उस जांच अधिकारी को भी अपनी जांच कमेटी के सामने बुलाया, जो इस पूरे मामले के, आपराधिक मामले की जांच कर रहे हैं, और उनसे भी पूछा कि आपको इस केस के बारे में क्या पता, कब इसकी कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट में क्या कहा गया, अभी तक आपने इसमें क्या जांच की। उनके बयान भी कलमबंद किए गए। ओंकार शर्मा की जांच कमेटी ने कई सवालों की बौछार इन तमाम अधिकारियों के ऊपर की, जिसमें यह पूछा गया कि आप वाकई आप बिमल नेगी साहब को छुट्टी नहीं भेजते थे, जब ये छुट्टी मांगते थे उनको छुट्टी नहीं भेजते थे, कितने समय तक आपने उनको छुट्टी नहीं भेजा, या काम के लिए उन्हें किस तरह से परेशान किया जाता था। उनसे यह भी पूछा कि बाकी जो परिवार के लोगों के बयान है, दूसरे कर्मचारियों के बयान है, वो साफ इंगित करते, इशारा करते हैं कि बिमल नेगी साहब को रात को 12-12 बजे तक दफ्तर में
बिठाया जाता था। ये तमाम सवालों के जवाब आज हरिकेश मीणा से पूछे गए, दूसरे अधिकारी से भी पूछे गए। एक एक सवाल को वहां उनके समक्ष रखा गया और 2 घंटे में इन तमाम सवालों के एक एक सवाल का जवाब उनसे पूछा गया, जिसमें महत्वपूर्ण कड़ियां थी विमल नेगी की टाइमिंग। यह भी पूछा गया कि अगर उनकी टाइमिंग सुबह 9 से 5 बजे की थी तो इसके बाद उनको बिठाने का क्या औचित्य था, उनको देर देर रात तक उन्हें क्यों दफ्तर में बिठाया जाता था। इसके अलावा दूसरी कई विद्युत परियोजनाओं का जिक्र किया गया, जिसमें शोंगटोंग है या भेखुबेला ऊना की सोलर परियोजना है। इन परियोजनाओं से जुड़े कई सवाल हरिकेश मीणा और अन्य अधिकारियों से पूछे गए। इसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि जिस प्रकार के सवाल उठे और इन सवालों के उठने की बड़ी वजह है परिवार के लोगों द्वारा जिस प्रकार से उनकी धर्मपत्नी ने बड़े स्तर पर आरोप लगाए, उनके भाई ने आरोप लगाए, उनके मामा ने आरोप लगाए हैं। इसके अलावा पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने अपने बयानों में कहा कि किस प्रकार का वहां पर माहौल बन चुका था, किस प्रकार की परिस्थितियां थी। विमल नेगी साहब को, जो कि एक निष्ठावान अधिकारी, एक ईमानदार अधिकारी माने जाते थे, उनको वहां पर टॉर्चर किया जा रहा था, छुट्टी नहीं दी जा रही थी, लेट आवर्स में उनकी सीटिंग होती थी, जबरन उनको बिठाया जाता था। ये तमाम जितने भी आरोप लगाए थे, एक एक आरोप का, एक एक सवाल का जवाब पूछा गया। और साथ में जो इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से सुनील ग्रोवर ने अपना एफिडेविट 5-6 पन्नों का सप्तपत्र ओंकार शर्मा की जांच कमेटी को सौंपा है, उन तमाम सवालों के, उन तमाम प्रश्नों को भी हरिकेश मीणा से पूछा गया और पूछा गया कि इन पूरे जितने भी आरोप लग रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है, आप इसकी क्या कारण मानते हैं, आपके खिलाफ जितने भी ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, एक एक आरोप का उनसे सवाल पूछा गया। लेकिन अब बड़ा सवाल आता है कि हरिकेश मीणा इस जांच में शामिल हो गए। उन्होंने ओंकार शर्मा जांच कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रख दिया। एक अन्य आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष ओंकार शर्मा की जांच कमेटी के समक्ष रख दिया। फिर देशराज कहां? यह सवाल सबके जहन में उठ रहा है कि हाई कोर्ट से उनकी जमानत याचिका रद्द होती है, शिमला पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाती, शिमला पुलिस उनको तलाश नहीं कर पाती। दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे कि जगह जगह टीमें भेज दी गई हैं, 1-2 दिन में देशराज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन शिमला पुलिस के सारे ये दावे हवाई साबित हुए, क्योंकि देशराज के अधिवक्ता की तरफ से यह बयान दिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। हालांकि वो उनका अपना न्यायिक अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं ले पाई, उनसे उनके बयान कलमबंद नहीं कर पाई। इसी कड़ी में ओंकार शर्मा की जांच समिति ने 2 दिन पहले नोटिस भेजकर कहा था कि देशराज को ये आखिरी मौका दिया जाता है, वह जांच कमेटी के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, अपने पक्ष में जो भी बातें रखनी है वो कहें, अन्यथा इस मामले में उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद उनके एडवोकेट का दिल्ली से व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश आया कि फिलहाल सीएलपी दायर करने की तैयारी दिल्ली में चल रही है, कुछ वक्त दिया जाए। ओंकार शर्मा की जांच कमेटी ने आज फिर एक रिमाइंडर भेजकर कहा कि ये आखिरी मौका है आपको अगले 48 घंटों के भीतर जांच कमेटी के समक्ष आपको उपस्थित होना पड़ेगा। अगर आप उपस्थित नहीं हुए फिर आपको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद देशराज की तरफ से यह सूचना जांच कमेटी को दे दी है कि शनिवार से पहले देशराज भी ओंकार शर्मा की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में शामिल होकर अपना पक्ष रख देंगे, अपनी बात को उनके समक्ष रख देंगे कि इस पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका है या उन्हें जिस तरह से आरोपी बनाया गया इसके पीछे क्या कहानी है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।